तुम बहुत चिंता में हो। क्या समस्या है? बाबा, मेरा पति बहुत आलसी है। एक भी काम नहीं करता। खेत में जाकर अनाज उगाना था, लेकिन वो भी उसने नहीं किया। अब आने वाले दिनों का गुजारा कैसे होगा, यही सोचकर परेशान हो रही हूँ। बाबा, आप ही कुछ उपाय बताइए। हम्म, एक स्त्री स्वयं बहुत चतुर और बुद्धिमान होती है। सीतापुर नाम के राज्य में रहने वाला किशन लाल बहुत आलसी किसान था। खेत में काम करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी विद्या, अजी सुनते हो, दोपहर हो रही है, अब तो खेत में जाकर कुछ काम कीजिए। कितने दिन हो गए हैं। अरे आप कब खेत जोतेंगे और हम कब उसमें बीज डालेंगे? इस बार फसल नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या? आहा, अरे हो जाएगा। सब इतनी पीछे क्यों पड़ी हो मेरे? जाऊंगा कल खेत जोतने। आपके आलसीपन की हद हो गई है। रोज कल कल कर रहे हो। अरे समय पर खेत नहीं जोते तो फसल कैसे आएगी? पिछले 8 दिनों से आपसे कह रही हूँ, लेकिन आपके कान पर तो जूं तक नहीं रेंग रही है। आपके आलसीपन से मैं तंग आ चुकी हूँ। ठीक है, ठीक है। दोपहर का खाना खाकर चला जाता हूँ। विद्या सच में बहुत परेशान हो गई थी। दोनों दोपहर का खाना खा लेते हैं। विद्या के बहुत कहने पर किशन लाल जबरदस्ती खेत में चला जाता है। ओहो, अरे ये विद्या भी ना, जब देखो तब काम काम की रट लगाई रहती है। आह, अब अब अभी इतनी धूप में कहाँ काम करूं मैं? उम्म, एक तो खाना खाने के बाद मुझसे काम नहीं किया जाता। हम्म, थोड़ी देर सो ही लेता हूं। जब धूप थोड़ी कम हो जाए तब काम करूंगा। किशन लाल वही सो जाता है। कुछ देर के बाद विद्या खेत में आती है और किशन लाल को सोया हुआ देखती है। हाय राम, क्या करूं मैं इस आदमी का? पता नहीं कितने आलसी लोग मरे होंगे, उसके बाद उनके आलसीपन के साथ इसने जन्म लिया है। अजी उठिए, उठिए। अरे क्या हुआ? तुम क्यों आ गई यहाँ? मैं अभी काम करने ही वाला था। मुझे पता था कि आप यहाँ भी आकर सो ही जाएंगे, इसलिए देखने आई थी। हाँ, आपको तो कुछ भी बोलना बेकार है। वहाँ घर में अनाज खत्म हो रहा है। कुछ दिन के बाद भूखा मरना पड़ेगा और आपको तो कुछ पड़ी ही नहीं है। हमारे पास तो इतना धन भी नहीं है कि हम मजदूरों से काम करवाएं। विद्या गुस्सा होकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अभी तक किशन लाल ने खेत को जोता नहीं था। बाकी के किसानों ने अपने खेत में बीज भी बो दिए थे। घर में सिर्फ थोड़ा सा ही अनाज बचा था। विद्या सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों पर आवाज पड़ी। ओम भवती भिक्षाम देहि। विद्या ने बाहर आकर देखा तो उसके दरवाजे पर एक साधु बाबा खड़े थे। ओम भवती भिक्षाम देहि। भिक्षा दे दो माई। विद्या घर के अंदर गई और 2 मुट्ठी चावल लेकर बाहर आई। बाबा, अभी तो मेरे पास बस इतना ही अनाज है। मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, तुम बहुत चिंता में हो। क्या समस्या है? बाबा, मेरा पति बहुत आलसी है। एक भी काम नहीं करता। खेत में जाकर अनाज उगाना था, लेकिन वो भी उसने नहीं किया। अब आने वाले दिनों का गुजारा कैसे होगा, यही सोचकर परेशान हो रही हूँ। बाबा, आप ही कुछ उपाय बताइए। एक स्त्री स्वयं बहुत चतुर और बुद्धिमान होती है। तुम्हें केवल अपनी चतुराई का उपयोग करना है। यदि तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करो तो इस समस्या का हल तुम स्वयं खोज सकती हो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा सब अच्छा होगा और तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। अगले दिन
सुनिए जी, आज सुबह मुझे एक सपना आया था। मैंने सपने में देखा कि हमारे खेत में कहीं जमीन के नीचे एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक हंडा छुपा हुआ है। क्या हमारे खेत में सोने के सिक्कों का हांडा? अ, अरे ऐसे सपने कभी सच नहीं होते। नहीं, सुना है कि सुबह का सपना हमेशा सच होता है। मैं तो कहती हूँ कि हमें अपने खेत को खोदकर देखना चाहिए। क्या पता हमारे नसीब का ताला खुल जाए और हमें वो सोने का हंडा मिल जाए। क्या इतना बड़ा खेत खोदना है? नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा। अरे आप सोचिए तो, यदि हमें वो हांडा मिल गया तो आपको आगे कभी खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। हम कितने धनवान हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इतने बड़े खेत को खोदना, कितनी मेहनत लगेगी उसमें। हाँ, मेहनत तो लगेगी, लेकिन बाद में तो सिर्फ आराम ही आराम है। किशन लाल को विद्या की बात सही लगती है और दोनों मिलकर पूरे खेत को खोद देते हैं। फिर भी सोने के सिक्कों का हांडा नहीं मिलता। ये क्या? तुमने तो कहा था कि हांडा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सोने का सिक्का तो छोड़ो, यहाँ तो मिट्टी का घड़ा भी नहीं मिला। बेकार में इतनी मेहनत करनी पड़ी। मैंने तो पहले ही कहा था कि सपने पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैंने मेरे सपने को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया। फिर अगले दिन, जी मैं क्या कहती हूँ कि अब खेत को हमने खोद ही दिया है, तो क्यों ना हम उसमें बीज बो दें। बारिश अभी अभी शुरू हो गई है। हम अगर अभी बीज बो दें तो हमारी अच्छी फसल आ सकती है। अरे अभी इतनी मेहनत करवाई है तुमने, और अब फिर ये बीज बोने का काम। अब इतना काम कर ही दिया है तो बीज बोने में हर्ज ही क्या है। एक दिन का तो काम है। किशन लाल विद्या की बात जैसे तैसे मानकर खेत में चला जाता है। दोनों मिलकर पूरे खेत में बीज बो देते हैं। कुछ महीनों के बाद किशन लाल के खेत में बहुत अच्छी फसल आती है। उसका पूरा खेत लहलहा उठता है। किशन लाल को अपना खेत देखकर बहुत खुशी होती है। तभी उसका दोस्त श्याम, अरे वाह किशन लाल, इस बार तो बहुत अच्छी फसल आई है तुम्हारी। हाँ, फसल तो काफी अच्छी आई है, लेकिन ये बात समझ नहीं आई कि इस बार तुमने बड़ी मेहनत की कैसे? अरे तुम्हारे जितना आलसी तो हमारे गांव में दूसरा कोई नहीं है। अरे वो तो तुम्हारी भाभी ने मुझसे जबरदस्ती ये काम करवाया है। जो भी हो, फसल अच्छी आई है, ये बात जरूरी है। तभी विद्या खेत में आती है। देखा मेहनत का फल, कितनी अच्छी फसल आई है इस बार। हाँ, उस सोने के सिक्कों से भरे हांडे के लालच से ही सही, लेकिन खेत को खोदने का काम करना सही रहा। जी, आपको सच बताऊं तो मुझे ऐसा कोई सपना नहीं आया था। क्या? इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ, मैं आपके आलसीपन से बहुत तंग आ चुकी थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे। उस दिन एक साधु बाबा आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे मेरी चतुराई का उपयोग करके आपसे काम निकलवाना होगा, इसलिए मैंने खेत जोतने की ये तरकीब निकाली। अच्छा, तुम सच में इतनी चतुर हो, ये मुझे पता नहीं था। मुझे माफ कर देना, मेरे आलसीपन के कारण तुम्हें बहुत समस्या का सामना करना पड़ा है आज तक, लेकिन मैं अब मेहनत करने का महत्व समझ गया हूँ। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि अब इतने सारे अनाज का हम क्या करेंगे। हम दोनों को मिलाकर तो ये अनाज 2 साल चल जाएगा, और वो खराब होने का भी डर है। अरे इसमें इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है। हमें जितनी जरूरत है उतना अनाज रखकर हम बाकी अनाज बेच देते हैं। दोनों बात कर रहे थे
तभी वहाँ राज्य का मंत्री आता है और किशनलाल, तुम्हारी बहुत अच्छी फसल आई है। हाँ मंत्री जी, और मुझे पता है कि कर के रूप में 1 बोरी अनाज राजमहल पहुंचना होता है। मैं कल ही 1 बोरी अनाज राजमहल लेकर आऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं कर के अनाज की बात करने नहीं आया हूं। अरे हमारे महाराज ने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया है। पूरे 11 दिन का आयोजन है। सहस्त्रों ब्राह्मणों को अन्नदान किया जाएगा और हमारी प्रजा को भी उस भोज का आनंद लेने का लाभ मिलेगा। इतने बड़े अन्नदान के लिए उतने ज्यादा अनाज की आवश्यकता है, इसलिए मैं हमारे राज्य के कुछ किसानों से अनाज खरीद रहा हूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और महाराज ने कहा है कि जिन किसानों से अनाज खरीदना है उन्हें उसका बहुत अच्छा मूल्य मिलेगा, वो भी सोने के सिक्कों में। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। हाँ, तो किशनलाल, तुम अपने लिए जितनी जरूरत है उतना अनाज निकाल कर बाकी का सब अनाज राजमहल लेकर आओ। तुम्हारे अनाज को तोलकर मैं तुम्हें उसका मूल्य दे दूंगा। अवश्य मंत्री जी, मैं कल सारा अनाज लेकर आता हूँ। मंत्री चला जाता है। अरे वाह विद्या, ये तो सच में कमाल हो गया। सोने के सिक्के देने वाले हैं महाराज। देखा, उस साधु बाबा की बात सच निकली। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। अब देखिए, धान्य तो हमारे सामने ही है और महाराज हमें धन भी देने वाले हैं। हाँ विद्या, सच में तुम्हारी वजह से ये सब मुमकिन हुआ है। मैंने आज तक तुम्हारी बात नहीं मानी थी और आलसी बनकर घर पर बैठा रहता था, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। उस दिन अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानता तो हमें आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। सच में बीवी हो तो तुम्हारे जैसी हो। आपको मेहनत का महत्व समझ आया, यही बहुत है। उस दिन अगर साधु बाबा जी मुझे अपनी बुद्धि का उपयोग करने के लिए नहीं कहते तो शायद मैं ये सब नहीं कर पाती। आज से तुम हमेशा अपनी बुद्धि और चतुराई का ऐसे ही उपयोग करना। तुम्हारी चतुराई की वजह से ही हमारी उन्नति होगी। किशनलाल को अपनी पत्नी की होशियारी पर गर्व होने लगता है। अगले दिन किशनलाल 2 मजदूरों की सहायता से 2 बैलगाड़ियां भरकर अनाज राजमहल ले जाता है। किशनलाल, तुम समय पर अनाज लेकर आए हो। ये लो तुम्हारा मूल्य। मंत्री किशनलाल को बहुत सारा धन देता है। उतना धन देखकर किशनलाल खुश होकर घर आता है और वो सारा धन विद्या के हाथ में रख देता है। ये लो विद्या, इस पर तुम्हारा अधिकार है। विद्या, आज के बाद मैं कभी आलस नहीं करूंगा और खेत में ऐसे ही काम करूंगा। तुम्हारी बात मैं कभी नहीं टालूंगा। तुम सच में मेरे घर की लक्ष्मी हो। विद्या और किशनलाल दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन के बाद किशनलाल रोज खेत में जाकर काम करने लगता है। अपनी चतुराई का किस्सा वो पूरे गांव को बड़े ही गर्व से सुनाता है।